बच्चों, वेलकम टू EduVibe, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आपकी लर्निंग बनती है और इंटरेक्टिव और मजेदार। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप ये सीख पाते हो कि पढ़ाई सिर्फ वो नहीं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक्स तक रिलेटेड है, बल्कि कुछ ऐसा जिसको आप अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सको। तो इसी के साथ बच्चों, हम लोग इस सीरीज में कवर अप कर रहे हैं आप लोगों की क्लास 6 सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है इंडियाज कल्चरल रूट्स। करेंटली हम लोग इस चैप्टर के पार्ट 2 पर हैं, बट पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर देख सकते हो। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। तो बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे पार्ट 2 की तरफ। तो अभी तक हम लोगों ने वेद और वैदिक सोसाइटी को समझा था। अब हम जानते हैं वैदिक स्कूल्स, यानी वो जगह जहां पर इनको पढ़ाया जाता था। ठीक है। वैदिक कल्चर ऑल्सो डेवलप्ड मेनी रिचुअल्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स वेरियस डाइटीज फॉर इंडिविजुअल और कलेक्टिव बेनिफिट। अब जो ये वैदिक सोसाइटीज बनी, जो ये कल्चर स्टार्ट हुआ, इसने कई सारी रिचुअल्स को भी स्टार्ट कर दिया। जैसे कि यज्ञ होने लगे। यज्ञ यानी कि यज्ञ, जिसमें हम लोग हवन करते थे, जो कि अलग अलग गॉड्स के लिए किया जाता था, इससे कि उनकी वेलबींग रह पाए। ठीक है। डेली रिचुअल्स वर जनरली इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स टू अग्नि, द डाइटी एसोसिएटेड विद फायर, बट दोज रिचुअल्स बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन द कोर्स ऑफ टाइम। जो डेली रिचुअल्स थी वो करी जाती थी, और मोस्टली उसमें चीजें अग्नि को दी जाती थी, जिनको गॉड ऑफ फायर बोला जाता था, और उनको जो है काफी सारी चीजें दी जाती। जैसे हम हवन में काफी सारी चीजें डालते हैं, तो उस तरीके की चीजें होती थी। और ये होती तो रोज थी, लेकिन समय के साथ ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई, बहुत ही मुश्किल हो गई। एक ग्रुप ऑफ टेक्स्ट था जिसको उपनिषद कहते हैं, वो भी बनना शुरू हुआ, जो कि वैदिक कॉन्सेप्ट्स पर ही बनता था। और उसने क्या बोला, उसने 2 नए टर्म्स को स्टार्ट करी, जो था रीबर्थ और कर्म। रीबर्थ यानी कि डेथ के बाद दोबारा से बॉर्न होना, ठीक है, और बार बार बर्थ लेना जब तक कि आप सही नहीं हो जाते। और कर्म, कर्म यानी कि जो हम काम कर रहे हैं उसी के बेस पे हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। According to one school of thought, generally known as Vedanta, everything, human life, nature and universe, is one divine essence called Brahman, not to be confused with the god Brahm, Brahma, or sometimes just that. ठीक है। 2 well-known मंत्र express this in a simple but profound way. और एक स्कूल था वेदांता, जहां पे बोला जाता था कि सब कुछ जो भी है, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो यूनिवर्स हो, वो सब कुछ एक ही चीज में आके समाता है, जो कि क्या है, ब्राह्मण। इसीलिए शायद जब हम कास्ट सिस्टम पर आते हैं बच्चों, तो ब्राह्मण्स को वैल्यू बहुत दी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि उनके पास हर चीज का ज्ञान है। ठीक है। और ये 2 हिम्स हैं या 2 मंत्र हैं जो कि ये बताते हैं। वो क्या कहता है, अहम ब्रह्मासि, यानी कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं वो हूं कि मैं डिवाइन हूं, मेरे पास सब तरीके की नॉलेज है। तत्त्वम असि, यानी कि यू आर दैट। आई एम ब्राह्मण, आई एम डिवाइन, और तुम हो। ठीक है। उसके बाद जो उपनिषद थे, उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, आत्मा, यानी कि सेल्फ, एक डिवाइन एसेंस जो कि हर एक इंसान, हर एक ह्यूमन के अंदर होता है, और इज अल्टीमेटली वन विद ब्राह्मण, जो कि एक ब्राह्मण ही है, जो कि सबके अंदर होता है। और अगर आप उसको साफ रखोगे तो आप हर चीज को पा सकते हो। इट फॉलोज दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। जो ये आत्मा का कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि सब कुछ आपस में कनेक्टेड है, सब चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। दिस एक्सप्लेन्स कॉमन प्रेयर। एक कॉमन प्रेयर थी जो कि क्या थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सभी लोग खुश रहें और सभी लोगों को वो मिले जो वो चाहते हैं। एंड गोज ऑन टू विश देम ऑल टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज एंड सॉरो। और जब ये आगे चलती रहती है, जो कि क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि सब लोग डिजीजेस से भी बचे रहें, किसी भी तरीके के दुखों से ना हो। तो ये सब चीजें बच्चों हमें ये समझाती है कि जो ये उपनिषद थे, जिन
ये सब वो श्लोक हैं जो शायद आप लोग संस्कृत में पढ़ते भी होंगे, है ना। तो ये सब चीजें वो हैं जो कि हमें ये सिखाती हैं कि किस तरीके से आप खुद को समझ सकते हो और खुद को जान सकते हो, ठीक है। चलिए, हैव यू हर्ड और रेड एनी अदर स्टोरीज दैट कन्वेड एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। तो हम लोगों ने कई सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी जो कि हमें कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई मैसेज देती है। तो आप इन स्टोरीज को समझ सकते हो या रिसाइट कर सकते हो। जैसे एक स्टोरी हमने जो मॉरल वैल्यूज में हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं, थर्स्टी क्रो की पढ़ी थी, हेयर और टॉर्टोइस की पढ़ी थी। ये सब क्या है? ये वो स्टोरीज हैं जो कि हमें बेसिकली जो लर्निंग है उनको समझने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं फर्स्ट मिलेनियम की। तो कुछ और स्कूल्स भी निकल कर आए थे जो कि वेदास के बारे में बता रहे थे। एक और चीज जो निकल कर आई थी वो थी योगा, जो कि कुछ मेथड्स थे, मेडिटेशन थी अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही साथ जो ब्राह्मण की जो रियलाइजेशंस हैं उनको समझने के लिए, और हमारी जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस यानी वो स्टेट जिस पे हम ये समझ पाते हैं क्या सही है क्या गलत है, बहुत आराम से चीज़ों को अलग कर पाते हैं, तो हमारी कॉन्शियसनेस को समझने की वो स्टेट होती है। टुगेदर these schools of thought became the foundation of what we call Hinduism today। तो जो हिंदुज़म जिसको हम जानते हैं वो इन्हीं सब स्कूल्स की वजह से आया, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आया, चाहे वो योगा हो, चाहे वो आत्मा हो, ये सारे वो टर्म्स हैं जो कि हिंदुज़म एज अ रिलीजन, एज अ वे को बनाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं एक और चीज की तरफ जो कि था बुद्धिज्म। हिंदुज़म को तो समझ लिया, अब बुद्धिज्म को देखते हैं। तो कुछ और स्कूल ऑफ थॉट्स थे जो कि आए थे, ठीक है, जिसने वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करा था और उन्होंने अपने सिस्टम बनाए। यानी उन्होंने ये नहीं माना कि जो वेदास बता रहे हैं वो सच है, उन्होंने अलग तरीके से अपनी चीजों को बनाया, और वो क्या थे? वो थे बुद्धिज्म। अबाउट 2.5 मिलेनियम्स अगो एक यंग प्रिंस था जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम, जो कि लुम्बिनी एरिया में पैदा हुए थे, जो कि करंटली नेपाल में है। और अगर हम सोर्सेस पे जाते हैं तो स्कॉलर्स का मानना है कि काफ़ी सारे कंक्लूजन्स हैं कि एक्चुअली में उनका बर्थ ईयर क्या था। मतलब प्रिसाइसली उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल जो चीज़ें हैं जिसको हमने चैप्टर 4 में ही पढ़ा था, तो 560 BCE was the time, was the approximate year जब उनका बर्थ हुआ था, ठीक है। इन एनी केस इट मेक्स नो डिफरेंस टू आवर स्टोरी है। अब हमें बर्थ की तो नहीं लेना, बेसिकली हमें क्या समझना है कि सिद्धार्थ गौतम जो थे उन्होंने किस तरीके से बुद्धिज्म एक नई उसको स्टार्ट किया था, उसकी क्या लर्निंग थी, क्या उसकी कल्चरल वैल्यूज थी एंड ऑल सच थिंग्स। तो मेनी स्टोरीज फ्रॉम उपनिषदास टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। तो उपनिषदास जो थे उनमें हमें काफ़ी सारी ऐसी बातों को समझ में आता है जिससे हम ये समझ पाते हैं कि क्वेश्चंस पूछना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। चाहे वो क्वेश्चन मेन करे, वुमेन करे या बच्चे करे, लेकिन क्वेश्चंस को पूछना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में हम समझते हैं। तो ये एक स्टोरी है जो कि क्या है, शिवातकेतु एंड द सीड ऑफ रियलिटी। ये एक स्टोरी है जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और देखते हैं क्या है, ठीक है। ऋषि उदाकल उरिनी सेंट हिज सन शिवेताकेतु टू अ गुरुकुल टू लर्न द वेदास। देखो बच्चों, पहले ज़माने में क्या होता था, जो ये ऋषि मुनियों का टाइम था, उसमें जो राजा होते थे वो अपने बच्चों को गुरुकुल भेज देते थे। गुरुकुल एक ऐसी जगह थी जहाँ पे माना जाता था कि उन्हें वेदों के बारे में बताया जाएगा, उन्हें नॉलेज दी जाएगी और वो बहुत ज्ञानी, नॉलेजेबल बनकर आएंगे। तो हमेशा उन्हें गुरुकुल में रहना था जहाँ पे वो एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशंस, डिसिप्लिन ये सब सीख पाते थे। तो ऐसे ही जो ऋषि उदकुल उरुनी थे उन्होंने अपने बेटे को गुरुकुल में भेजा, और जब वो 12 साल बाद वापस आए, हिज फादर रियलाइज्ड ही हैड बिकम वेरी प्राउड ऑफ हिज लर्निंग। उनके पापा को ये पता चला कि जो ये पढ़ के आया है उससे इसमें प्राउड आ गया कि मैं तो बहुत ज्ञानी बन गया हूँ, बहुत नॉलेजेबल हूँ। सो उदुकल टेस्टेड हिम विद क्वेश्चंस ऑन द नेचर ऑफ ब्रह्मा विच शिवतकेतु कुड नॉट आंसर। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ, इससे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और देखता हूँ क्या वो उसके आंसर दे पाएगा या नहीं। और वो आंसर नहीं दे पाया, ठीक है।
Uddalaka proceeded to explain how Brahman, though invisible, is everywhere, just as the seed of banyan fruit seems empty when you open it, but already contains the future banyan tree. तो तब उन्होंने बताया कि ब्राह्मण में कभी भी प्राइड तो आना नहीं चाहिए, और हर एक ब्राह्मण है, हर एक के पास उस नॉलेज को पाने का हक है, तो खुद पर इतना गर्व करने की या घमंड करने का कोई फायदा नहीं है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बनियन ट्री का सीड होता है, जब आप उसे देखते हो तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक वैल्यू है कि एक नया बनियन ट्री खड़ा हो सकता है, ठीक है। और जस्ट एज ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट पॉट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द सेम क्ले, और एक ही मिट्टी से कई सारे हम पॉट्स बना सकते हैं डिफरेंट साइज और टेक्सचर्स। सिमिलरली एवरीथिंग अराउंड अस हैज इमर्ज्ड फ्रॉम द सेम एसेंस, इसलिए हमारे आसपास भी सब कुछ ब्राह्मण है, अपने आप को इतना महान मत समझो, ठीक है। उसने कहा एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ दिस सटल एसेंस, यू आर दैट शिवत केतु, सब कुछ वही है और तुम भी उसी का ही पार्ट हो, तुम कुछ अलग नहीं बन गए हो। तो यहाँ से उसने ये समझा कि शायद जो लर्निंग है वो पाना सबका हक है और मैं कोई महान नहीं बना। ऐसे ही एक अगला एग्जाम्पल है नचिकेता और उसकी क्वेस्ट, यानी कि उसने क्या सर्च करी। तो एक बारी अ मैन वॉज गिविंग ऑल हिज पोजिशंस इन अ रिचुअल, एक रिचुअल थी जिसमें जो एक आदमी अपने सारी चीजें दे रहा था, चाहे कपड़े हों, घर हो, पैसा हो, सब कुछ। As his son Nichiketa kept asking him which god he would be offered to, the father became angry and answered, I give you to Yam, that is the god of death. अब निचिकेता जो उनका बेटा था उसने पूछा कि अगर आप ये सब दे रहे हो और मुझे आप किसको दोगे, अगर सब कुछ ही देना है पोजेशन में, तो मैं आपका बेटा हूं, मुझे भी दोगे, तो मुझे किसे दोगे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यम को दूंगा, यम यानी यमराज, जिसको गॉड ऑफ डेथ कहा जाता है। तो ये एक तरीके से गलत था, लेकिन उन्होंने उसको किसको दे दिया, यम को। Nichiketa then proceeded to Yam's world and after a long wait met the mighty god. तो वो यम के पास चला गया और बहुत समय के बाद फाइनली उन्हें यम मिल गया। और जहां वो पहुंचे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यम से एक ही क्वेश्चन पूछा। वो क्या था, वो ये था, व्हाट हैपेंस आफ्टर द डेथ ऑफ द बॉडी। तो ये यम हैं जिनको एक माना जाता है कि उनके पास एक बुल होता है जिस पे वो राइड करते हैं। तो उन्होंने निचिकेता ने क्या पूछा कि जब डेथ हो जाती है तो बॉडी का क्या होता है, जो शरीर है। यम ट्राइड टू अवॉइड आंसरिंग बट द बॉय परसिस्टेड। यम ने आंसर देने का उसका मन तो नहीं था, और यम से ये क्वेश्चन क्यों, क्योंकि वो गॉड ऑफ डेथ थे। तो उन्हीं से पूछा, भाई तुम बताओ मरने के बाद बॉडी का क्या होगा। तो यम ने आंसर देने से मना कर दिया, लेकिन बॉय ने परसिस्ट करा, फोर्स करा कि प्लीज बताओ। Pleased Yam explained that the Atma or self is hidden within all creatures. It is neither born nor does it die, it is immortal. उन्होंने कहा कि देखो, मरने के बाद हर एक इंसान में एक चीज होती है जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो कि ना तो कभी बनती है ना कभी मरती है, हमेशा जीवित रहती है, और वो एक सोल से, एक इंसान के शरीर से निकल के दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो जाती है। Having acquired this profound knowledge, Nichiketa returned to his father, who welcomed him joyfully. और जब ये नॉलेज उसे मिल गई तो निचिकेता दोबारा अपने पापा के पास वापस गया और उनके साथ सही से रहने लगा। उसको मेनली क्या आंसर मिला कि मरने के बाद बॉडी का क्या होता है। अब एक और एग्जाम्पल है, वो है द डिबेट ऑफ गार्गी एंड यज्ञवल्क्य। तो ये एक डिबेट है, और वो डिबेट क्या है कि एक बारी एक वाइस किंग था जनक। तो एक किंग था जिसका नाम था जनक, उसने अनाउंस करा प्राइज फॉर द विनर ऑफ अ फिलोसॉफिकल डिबेट। एक फिलोसॉफिकल डिबेट रखेंगे और जो जीतेगा उसको प्राइज मिलेगा। यज्ञवल्क्य, अ रिनाउंड ऋषि, केम टू द किंग्स कोर्ट एंड डिफीटेड मेनी स्कॉलर्स अंटिल गार्गी, अ ऋषिका, आस्क्ड हिम अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन। तो एक ऋषि आया जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था यज्ञवल्क्य। वो आया, उसने कई सारे जो स्कॉलर्स थे, कई सारे जो नॉलेजेबल लोग थे, उनको हरा दिया। लेकिन फिर उसके सामने आई गार्गी, जो कि एक ऋषिका थी, जिसने उसको फाइनली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिसका आंसर उसके पास नहीं था। तो क्या क्या क्वेश्चन थे कि दुनिया कैसे चलती है और ब्राह्मण क्या होता है, ठीक है।
अब उसके बाद वो जो ऋषि था वो इतना परेशान हो गया, उसने उसको बोला कि अब तुम मुझसे कोई और क्वेश्चन नहीं पूछोगी। लेकिन जो है गार्गी, उसने उससे क्वेश्चन पूछना बंद नहीं करा। गार्गी resumed her questions and Yajnavalkya went on to explain how Brahman is what makes the world, the seasons, the rivers and everything else possible. और तब उसने बोला, जो ऋषि था उसने बोला कि ब्राह्मण वो है जो सब कुछ बनाता है, चाहे तो वो वर्ल्ड हो, दुनिया हो, सीजन्स हो, रिवर्स हो या कुछ भी हो, सब कुछ ब्राह्मण के ही थ्रू बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये कई सारी स्टोरीज हैं जो कि उपनिषद में लिखी गई है। एज द स्टोरी गोज, देन सिद्धार्थ गौतम ग्रू अप लिविंग अ प्रोटेक्टिव लाइफ इन द पैलेस। अब बात अगर हम अगेन सिद्धार्थ गौतम की करते हैं, बुद्ध की करते हैं, बुद्धा जो थे, तो उन्होंने ऐसी ही जिंदगी अपने पैलेस में गुजारी जैसी चल रही थी। भाई वो प्रिंस थे तो वैसे ही रहते थे। लेकिन एक दिन जब वो 29 ईयर्स के थे, ही आस्क्ड टू बी ड्रिवन थ्रू द सिटी इन अ चैरियट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ केम अक्रॉस एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन एंड अ डेड बॉडी। पर एक दिन जब वो 29 ईयर्स के थे, तब उनको बोला गया तुम भाई ये जो रथ है इसमें बैठो और शहर का चक्कर लगा के आओ, लोगों से तो मिलो। और जब वो गए तो उन्होंने 3 लोगों को देखा, एक तो बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक डेड बॉडी। वहां से उनकी चेंजिंग जो है थिंकिंग में होने लगी। ही ऑल्सो सॉ एन एस्टिक। एस्टिक क्या होता है? एस्टिक वो होता है जो कि इंगेज करता है बहुत सारे डिसिप्लिन और उसमें, ताकि कॉन्शियसनेस को पा पाए, यानी जो मेडिटेशन करता है, ध्यान लगाता है वो। ठीक है, और उसने देखा कि जो एस्टिक था वो बहुत खुश था, बहुत शांत था। फॉलोइंग दिस एक्सपीरियंस, सिद्धार्थ डिसाइडेड टू गिव अप हिज पैलेस लाइफ, लीविंग बिहाइंड हिज वाइफ एंड सन। और तब उन्होंने समझा कि भाई मैं पैलेस में नहीं रह सकता, ये मेरी जिंदगी नहीं है। उन्होंने अपना बैग उठाया और वो घर से निकल गए, अपने बच्चे, अपने बीवी को छोड़ दिया, ये सोच के कि मैं ये नहीं कर सकता। उसने उस एस्टिक के ही जो नियम थे उनको समझा और कई सारे और एस्टिक्स और स्कॉलर से मिला और ये समझने की कोशिश करी कि एक्चुअल में जो ह्यूमन लाइफ में सफरिंग होती है, जो पेन होता है, वो क्यों होता है, क्यों लोग तड़पते हैं, क्यों ये सब कुछ होता है। और उन्होंने मेडिटेट करा बहुत दिन एक पीपल ट्री के अंडर। एक पीपल ट्री था, पीपल का पेड़ होता है उसके नीचे, जो कि बोध गया में था। आज भी बिहार में वो जगह है, वो ट्री है। और उन्होंने इनलाइटनमेंट को अटेन करा, यानी उस चीज को समझने की कोशिश करी कि एक्चुअल में ये जो सफरिंग होती है, ये जो पेन होती है, इसका रूट कॉज क्या है। और उन्होंने देखा कि 2 चीजें हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा सफरिंग होती है। पहला है अविद्या, यानी इग्नोरेंस, जब कोई आपको इग्नोर करता है, आपसे बात नहीं करता। और दूसरा है अटैचमेंट। अटैचमेंट यानी किसी से अटैच हो जाना, किसी भी चीज से, किसी भी ह्यूमन बीइंग से। ठीक है, एक बॉन्ड बन जाना, उसकी वजह से जो है सफरिंग्स होती हैं। एंड कंसीव्ड अ मेथड टू रिमूव दिस 2 कॉजेस। और फिर उन्होंने एक मेथड दिया जिनसे आप इन दोनों चीजों को अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते, क्योंकि उन्होंने कहा कि इग्नोरेंस और प्लस अटैचमेंट ही 2 वजह है जिसकी वजह से ये जो पेन होता है, जो सफरिंग होती है, वो होती है। ठीक है, सिद्धार्थ then become known as बुद्ध, which makes the enlightened or awakened one. और धीरे धीरे उनका नाम सिद्धार्थ से क्या बन गया? बुद्ध, जो कि बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, इनलाइटेंड है, यानी जो सच जानते हैं संसार का। The Buddha started teaching what he had realized, including the idea of ahimsa, which generally translated as non-violence, but originally means non-hurting or non-injury. और धीरे धीरे वो नॉलेज देते गए, लोगों को बताते गए, समझाते गए कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं एंड ऑल सच। और उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट निकाला, अहिंसा, जो कि वही था नॉन वायलेंस, कि बिना लड़े काम करो। लेकिन सिर्फ नॉन वायलेंस नहीं, बल्कि नॉन इंजरी, किसी को चोट मत पहुंचाओ, किसी की इवन सेंटिमेंट्स या इमोशंस को भी हर्ट ना करो। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि इनर डिसिप्लिन आना जरूरी है। वो डिसिप्लिन नहीं है जो आप पे फोर्सफुली डाला जाए, जो आपके जैसे बच्चों स्कूल में डिसिप्लिन होता है, भाई शोर नहीं मचाना वरना ये होगा, वो डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन वो है जो आपको लगे कि हाँ मुझे डिसिप्लिन में रहना है, मुझे चीज़ों को सही करना है। ठीक है,
और एक सेइंग है जो कि उनके आइडियाज को दिखाती है। वो सेइंग क्या है? वो ये है, नॉट बाय वाटर इज वन मेड प्योर दो मेनी पीपल मे बाथ हियर इन सैक्रेड रिवर्स। कोई भी पानी में नहाने से साफ नहीं होता। ये लोग कहते हैं ना कि गंगा में नहाओ आपके पाप धुल जाएंगे, नहीं, वो नहीं है। लेकिन कब प्योर होंगे? जब आप अंदर से ट्रुथ और धर्म को मान लो। कंकरिंग वन सेल्फ इज ग्रेटर देन कंकरिंग 1,000 मैन ऑन द बैटलफील्ड। खुद से जीत पाना, खुद को समझ पाना ज्यादा जरूरी है रादर देन किसी जंग में जाके जीतना। क्योंकि वहां जीत भी जाओगे तो क्या मिलेगा? जब तक खुद से नहीं जीते, जब तक खुद को नहीं मानोगे, खुद को नहीं समझोगे, तब तक कोई भी चीज किसी भी काम की नहीं है। तो ये उनकी मेजर टीचिंग थी। इसी के साथ जो बुद्धा थे उन्होंने काफी सारे सांग कम्युनिटीज को बनाया और भिक्षुज एंड मॉन्क्स, ठीक है, भिक्षुज या फिर नन्स, ये लोग थे जिनको इन्होंने बनाया और ये बेसिकली प्रैक्टिस करते रहे इसी बात को, इसी टीचिंग को अलग अलग जगहों पे। उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं था लेकिन ऑल एशिया में था। इसलिए चाइना, जापान, कोरिया, ये सब वो कंट्रीज हैं बच्चों जहां पर अभी भी जो बुद्धिज्म है वो बहुत बड़ा एक रिलीजन की तरह है, ठीक है। इट इज स्टिल परसिटेबल टुडे, तो आज भी मान जाता है। जितनी भी आपकी एशियन कंट्रीज है, सिंगापुर, मलेशिया, इन सब कंट्रीज में बुद्धिज्म ही फॉलो किया जाता है। और ये एक इमेज है जहां पर आप बुद्धिज्म को देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे एक लेट्स एक्सप्लोर पे, जो कि पहला क्या कहता है कि जो अभी आपने ये पिक्चर देखी उसके अंदर बुद्धा को कैसे डिपिक्ट किया गया था। तो जो बुद्धा है वो बेसिकली एक इनलाइटमेंट उसकी तरह दिख रहे हैं, जो कि लोगों को अलग अलग टीचिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि किस तरीके से इंसान को जीना चाहिए। और उसके बाद एक क्वेश्चन है कि क्या आप कुछ स्टेट्स बता सकते हो इंडिया के या फिर कुछ और कंट्रीज के जहां पे बुद्धिज्म एक मेजर रिलीजन है। तो काफी सारे अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे। अगर अराउंड द वर्ल्ड जाते हैं तो चाइना, नेपाल, साउथ कोरिया और आपकी जापान हो गई है, ठीक है, और मलेशिया, सिंगापुर एंड ऑल अदर एशियन कंट्रीज हैं जहाँ पे बुद्धिज्म एक मेजर रिलीजन है। और इंडिया के भी कुछ पार्ट्स में है, लाइक अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश में जाते हो उस तरफ जो लेह लद्दाख का एरिया है तो वहाँ पर ये मेजर रिलीजन की तरह आता है, ठीक है जी। चलिए, तो इसी के साथ बच्चों हम लोगों का पार्ट 2 होता है एंड, जिसमें हम लोगों ने बुद्धिज्म और हिंदुज्म दोनों रिलीजन्स को समझा, एक दोनों को और ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझने की कोशिश करें। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। सो थैंक यू बच्चों एंड बाय बाय।